स्वभावार्ती रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। श्री 1008 विघ्नहर पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। कल तक अपन लोगों ने जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र तक समझा था। जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र में किस प्रकार से सुमेरु पर्वत की रचना होती है, किस प्रकार से उत्तर कुरु और देवकुरु जो उत्तम भोगभूमि है उसकी रचना है। विदेह क्षेत्र की 32 उपविदेह जो बने हैं वो 3 विभंगा नदी, 4 वक्षार पर्वत और विजयार्थ पर्वत के कारण किस तरह से 32 पार्ट हुए हैं वो सब अपन ने देखा था कल। अब अपने को आज वो पोजीशन भी देखनी है कि जो 4 वक्षार पर्वत पर कहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। 32 विजयार्थ पर्वत पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, उन सबको आज अपने को देखना है। आगे कल हमने आपको होमवर्क दिया था कि 170 तीर्थंकर एक साथ यदि होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं। शायद आप लोगों को आंसर मिला होगा। तो इस प्रकार अपन ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज अपन और आगे देखेंगे। पूरे जम्बूद्वीप को आज फिनिश करने का पूरा ट्राई करेंगे कि जम्बूद्वीप में जो रिमेनिंग नील पर्वत, रुक्मी, सिखरीन पर्वत है, बाकी जो क्षेत्र है उसको भी आज अपन देखेंगे। ठीक, तो कल अपन ने देखा था कि तीन विभंगा नदी यहाँ दिख रही है। 3 विभंगा नदी, 4 वक्षार पर्वत, 1 2 3 और 4, 4 वक्षार पर्वत, राइट। और ये विजयार्थ पर्वत आने के कारण और गंगा सिंधु हर एक क्षेत्र में से बहने के कारण इस प्रकार से पहले तो 3 विभंगा नदी और 4 वक्षार पर्वत के कारण इसके 8 पार्ट हो गए थे, 8 क्षेत्र बन गए थे। फिर ये विजयार्थ पर्वत आने के कारण हर एक क्षेत्र 2 भाग में डिवाइड हो गया था और गंगा और सिंधु नदी बहने के कारण इसके हर एक क्षेत्र के अंदर 6 खंड हो गए थे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से अपन ने टोटल 8 देश इधर, 8 इधर, 8 देश इस साइड और 8 देश इस साइड, 32 उपविदेह को देखा था। ये पूरी रचना आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक बात इसमें ध्यान में रखनी है कि ये जो ऊपर कुंड बने हुए हैं वो कुंड कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो नील पर्वत है और नीचे निषद पर्वत है, तो उसमें जो कुंड होते हैं उसके कुंड से ये सारी नदियाँ गिरती है। तो ये हर एक क्षेत्र में जो ये कुंड आपको दिख रहे हैं ऊपर छोटे छोटे, राइट, ये विभंगा नदी उसके कुंड भी है। तो ये ऊपर नील पर्वत और जो ये नदियाँ यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे भी आपको कुंड दिख रहा है। तो ये सारा है, ये निषद पर्वत पर जो कुंड होते हैं वहाँ से उसमें से ये नदियाँ निकलती हैं और ये जो सारी नदियाँ ऊपर की साइड निकलती है वो नील पर्वत है वहाँ से निकलती है। यहाँ पे भी आपको समझना है कि यहाँ जो नील पर्वत है वहाँ जो कुंड होते हैं उसमें से नदियाँ निकलती है और यहाँ पे भी निषद पर्वत है वहाँ से कुंड होते हैं, वहाँ से नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, अब जो नील पर्वत से दोनों साइड जो नील पर्वत के कुंडों में से जो नदियाँ गिरती है वो सभी नदियाँ गंगा सिंधु नदियाँ हैं। ये भी गंगा सिंधु, ये भी गंगा सिंधु, सारी इस साइड 8 और इस साइड 8, टोटल जो 16 देश है, 16 उपविदेह है, उन सब में गंगा नदियाँ निकलती, गंगा और सिंधु नदी निकलती है और वो सभी जगह गंगा सिंधु ही है। गंगा सिंधु इस तरह से सभी जगह गंगा सिंधु है। और जो नीचे निषद पर्वत में इस साइड और इस साइड से जो कुंडों में से नदियाँ गिरती है वो रक्ता रक्तोदा नदियाँ गिरती हैं। कौन सी? रक्ता और रक्तोदा। ये जो नदियाँ ऊपर की साइड जो दो गिरती है
हर एक क्षेत्र में वो गंगा सिंधु है, वो दोनों ऊपर के एरिया में, और नीचे जो दक्षिण का एरिया है उसके 16 उपदेशों में जो नदियाँ है ये निकली हुई वो रक्ता और रक्तोदा नदियाँ हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फाइन। अब अपन को कल देखना था कि अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ पर होते हैं विदेह क्षेत्र में। तो अपन ने देखा था विदेह क्षेत्र में जो विजयार्थ पर्वत है, तो 32 विजयार्थ पर्वत है। हर एक क्षेत्र का विजयार्थ पर्वत के कारण 2 भागों में डिवाइड होता है, तो टोटल 32 उपविदेह, तो 32 विजयार्थ पर्वत है, और हर एक विजयार्थ पर्वत पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। फाइन। तो अपन विजयार्थ पर्वत आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये विजयार्थ पर्वत है। फाइन। और ये सिर्फ एक साइड का जो 4 क्षेत्र है उसमें से एक जो उत्तर पूर्व विदेह का, आप समझ लीजिए कि ये दृश्य है उत्तर पूर्व विदेह का, तो एक साइड का दिखाया है, वैसे आपको चारों साइड का समझना है। तो ये विजयार्थ पर्वत है, तो विजयार्थ पर्वत एक पहला जो देश है वहाँ पे ये विजयार्थ पर्वत, ये दूसरे देश का विजयार्थ पर्वत, ये तीसरे देश का विजयार्थ पर्वत, चौथे देश का, 5वें देश का ये विजयार्थ पर्वत, ये 6ठे देश का विजयार्थ पर्वत, ये 7वें देश का विजयार्थ पर्वत, ये 8वें देश का। राइट। तो ये 8 उपविदेह, और आप देख रहे हैं जहाँ विजयार्थ पर्वत है वहाँ पे एक एक का कृत्रिम चैत्यालय है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ये 8 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए। तो ऐसे विजयार्थ पर्वत 32 है, तो 32 विजयार्थ पर्वत के 32 अकृत्रिम चैत्यालय हो जाएंगे। तो आपको एक साइड के दिखाए, वैसे चारों साइड समझना है। तो हर एक देश में एक एक विजयार्थ पर्वत और एक एक विजयार्थ पर्वत पर इस तरह से अकृत्रिम चैत्यालय है। तो ऐसे 34 देशों के 34 विजयार्थ पर्वत और 34 अकृत्रिम चैत्यालयों की हमको यहाँ से ही भाव सहित वंदना करनी है। ठीक है। अब हमको वक्षारगिरी समझना है। तो वक्षारगिरी कितने थे आपको पता है, एक क्षेत्र में 4 वक्षारगिरी थे, यानी उत्तर पूर्व विदेह में 4, उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम विदेह में 4, दक्षिण पूर्व विदेह में 4 और दक्षिण पश्चिम विदेह में भी 4। इस तरह से टोटल 16 वक्षार पर्वत थे। अपन एक साइड का देख रहे हैं, तो इसमें 4 वक्षार पर्वत आपको ये लाइट ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, वो वक्षार पर्वत है। 1 2 3 एंड ये 4, 4 वक्षार पर्वत। अब 4 वक्षार पर्वत पे इतना बड़ा जो वक्षार पर्वत है, वहाँ पे पूरे वक्षार पर्वत में कहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, तो टोटल वहाँ पे 4 कूट हैं, एक कूट, दूसरा कूट, तीसरा कूट और ये चौथा कूट। इस तरह से हर एक वक्षार पर्वत पर 4 कूट होते हैं। लेकिन ये 4 कूटों में जिन मंदिर कहाँ पर है, तो ये पूरा वक्षार पर्वत है जहाँ पे यहाँ सीता नदी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि आप उत्तर पूर्व विदेह का दृश्य देख रहे हो। तो यहाँ नीचे क्या होती है, सीता नदी। फिर यहाँ नीचे के पोर्शन में आपको मिल जाएगा दक्षिण पूर्व विदेह, तो बीच में सीता नदी है। तो ये जो पूरा वक्षार पर्वत है, जहाँ नदी का एरिया आता है, जहाँ पे ये नदी अब जहाँ नदी स्टार्ट होगी, तो वहाँ उस साइड का जो कूट है उसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय होता है। आप चारों में देख सकते हो, चारों कूट में सिर्फ जो नदी साइड का कूट है उसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है चारों साइड। तो ऐसा एक साइड का हमने समझा या एक क्षेत्र का, वैसा ही आपको चारों क्षेत्र में समझना है। तो 16 वक्षार पर्वत, तो उसके ऊपर 16 अकृत्रिम चैत्यालय। किस डायरेक्शन में, नदी की डायरेक्शन में। जैसे सपोज ये नीचे से होगा, तो जो कूट नदी की साइड है उसके ऊपर क्या होगा, अकृत्रिम चैत्यालय होगा। तो इस प्रकार से 16 कृत्रिम चैत्यालय ये हो गए। नेक्स्ट फाइन। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है कि 3 विभंगा नदी 4 वक्षार पर्वतों के माध्यम से विदेह क्षेत्र की 8 नगरियाँ बन गई, 8 उपविदेह बन गए। राइट। और प्रत्येक वक्षार पर्वत के नदी की ओर आने वाले भाग पर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ये बात हमने ऑलरेडी आपको डायग्राम में दिखा दी कि जो नदी की साइड का जो कूट है उसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है। ऐसे 32 नगरी संबंधी टोटल 16 वक्षार पर्वत हो गए, उसके कारण 16 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए। फाइन। नेक्स्ट, अब ये डायग्राम को थोड़ा जूम कर दो। अब अपने को एक चीज़ यहाँ देखनी है, पूरा अपन ने सुमेरु पर्वत देख लिया,
उत्तर कुरु देवकुरु को देख लिया, जम्बू वृक्ष शालमली वृक्ष को भी उसके अंदर समझ लिया, जम्बू वृक्ष के कारण अपने देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा वो भी देखा, राइट। तो बीच का जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है वो वही है, ये बीच में आपको ये दिख रहा है, थोड़ा और जूम कर लो और थोड़ा ये सेंटर का दिखा, ठीक, फाइन। तो ये आपका जो पूर्व विधि और पश्चिम विधि है, यहाँ पे जूम करा है थोड़ा, तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ से यहाँ का पोर्शन है, राइट, वो आपका जो भद्रसाल वन था, ये सेट दिख रहा है आपको भद्रसाल वन का, ये अपन ने समझा था, राइट। अब ये जो रिमेनिंग स्पेस है, ये दोनों ही साइड, ये जो रिमेनिंग स्पेस है यानी भद्रसाल वन की ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में जो रिमेनिंग स्पेस है वो कौन सा वन है, तो उसका नाम है देवारण्य वन। कौन सा वन, देवारण्य वन उसको कहा जाता है। ये अपन ने देखा था, ये वन वेदी है, ये आप देख रहे हो क्या लिखा है, भद्रसाल वन की वन वेदी, ये पूरा भद्रसाल वन, यहाँ पे भी वन वेदी अपन ने जब भद्रसाल वन देखा था तब देखी थी, फाइन। तो ये वन वेदी है, इधर भी दोनों ही साइड ये जो चेक बॉक्स जैसा दिख रहा है वो भद्रसाल वन की वन वेदी है, और ये पूरा देवारण्य वन है, ये आपका भद्रसाल वन हो गया। तो आपको याद रखना है कि ये आपका पूर्व विधि है, ये पश्चिम विधि है, ये सेंटर में सुमेरु पर्वत रहेगा, ये भद्रसाल वन है, ये देवारण्य वन हो जाएगा, और दोनों ही साइड ये वन की वेदी रहती है। अब ये जो पूर्व विधि है उसके स्टार्टिंग में तो हमने ये सारा पूरा समझ लिया है किस तरह से पूरी रचना है, अब एंड में भी वन है उसको देखेंगे एट लास्ट। अब थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, फाइन। ये आपकी जो सीता, सही था, ये जो सीता नदी निकली यहाँ से, राइट। अब सीता नदी यहाँ पर फिनिश हुई, आपके 8 देश भी यहाँ पर फिनिश हो गए, ये आपकी वन वेदी आ गई। जब अपन ने पढ़ा था तब स्टार्टिंग में ही अपन ने दोनों साइड पहले 2 वन वेदी रखी थी, तो दोनों वन वेदी आपको समझ में आ गई। एक वन वेदी ये थी और एक वन वेदी ये रही, ये दोनों वन वेदी रखी थी अपन ने, ये 3 विभंगा नदी रखी थी, और ये 4 वक्षार पर्वत, ये पर्वत बने हुए हैं, ये 4 वक्षार पर्वत रखे थे, इससे 8 देश बने थे, और हर एक में ये ये यहाँ से विजयात पर्वत पास हुआ था बीच में से, इसके कारण इसके फिर 2-2 पार्ट हो गए थे, और गंगा सिंधु आने से एक हर एक क्षेत्र के 6 खंड हो गए थे, फाइन। अब ये आपकी वन वेदी फिनिश हो गई। अब वन वेदी के बाहर क्या है, तो वन वेदी के बाहर यहाँ देख रहे हो लिखा है भूतारण्य, ठीक है, भूतारण्य वन है, उसको देवारण्य वन भी बोल दो और भूतारण्य वन बोल दो, वो एक ही बात है। तो क्या हो गया, भूतारण्य वन इधर भी है, नीचे भी भूतारण्य वन है, ठीक है, ये पूरा वन है, और यहाँ के ये भी वन है देवारण्य वन, ये भी भूतारण्य देवारण्य वन बोल दीजिए। तो एक तो आपका ये हो गया कि जहाँ पे 8 देश फिनिश हुए वहाँ सबसे पहले वन वेदी आ जाएगी यानी जंगल आ जाएगा, उसके बाद भूतारण्य वन मिलेगा, और उसके बाद ये सीता नदी आप क्रॉस करते हुए थोड़ा इस साइड, सीता नदी आगे जाते हुए यहाँ पे लवण समुद्र, यहाँ पे आपका जम्बूद्वीप इस तरह से फिनिश होगा, यहाँ पे जम्बूद्वीप फिनिश होगा, और ये लवण समुद्र में सीता नदी मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि जो नीचे से तिंगिज और केसरी सरोवर से सीतोदा और सीता नदी जो क्रम से आई थी वो इस तरह से सुमेरु पर्वत की पूर्व और पश्चिम दिशा में बह करके फिर ये पूरे पूर्व विधि और पश्चिम विधि को क्रॉस करके फिर यहाँ आकर ये वन को भी क्रॉस करके लास्ट में यहाँ जम्बूद्वीप फिनिश हो जाएगा और लवण समुद्र में मिल जाएगी। अब उस साइड भी देखते हैं कि ये पूर्व विधि की जैसी रचना है वैसी पश्चिम विधि की है, तो उसमें देख लेते हैं, फाइन। ये पूरे आपका पश्चिम विधि, यहाँ पे वन वेदी दोनों ही आपको दिख रही है, और यहाँ फिर से भूतारण्य वन आ गया, फाइन, उसको देवारण्य भी बोलते हैं। आगे ये नदी यहाँ पे लवण समुद्र में मिल जाएगी, ये सीतोदा नदी मिल गई। तो आपको पूरा चैप्टर मन में क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अपने ऊपर के पर्वत के सेंटर में जो सरोवर है उसमें से सीता और सीतोदा नदी आकर के फिर यहाँ से बीच में थोड़ा बीच में लाओ, यहाँ से जो सीता और सीतोदा नदी यहाँ से फिर पूर्व की साइड टर्न करती है,
पूरा पूर्व विदय के 2 पार्ट कर देती हूँ, उत्तर और दक्षिण, और फिर पूरे 8 देशों को क्रॉस करते हुए लास्ट में भूतारण्य वन को भी क्रॉस करके जम्बूद्वीप फिनिश हो जाता है और वो लवण समुद्र में मिल जाती है। इस तरह से दोनों साइड देवारण्य वन आपने समझ लिया किस तरह से वन वेदी की सिचुएशन है, किस तरह से वन की सिचुएशन है। अब आपको पूरा यहाँ पे आपका विदेह क्षेत्र का फिनिश हो गया। 32 विजयार पर्वत के ऊपर 32 अकृत्रिम चैत्यालय और 16 वक्षार पर्वत के 16 अकृत्रिम चैत्यालय, ये पूर्व विदय और पश्चिम विदय में हमने उसकी वंदना की। अब अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट विदेह क्षेत्र के बाद जो नेक्स्ट पर्वत है वो नील पर्वत। इसके पीछे डायग्राम होगा, निकाल उसके नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट वो स्लाइड के नेक्स्ट, ये रखो। फाइन, हाँ ये आपने एक बार थोड़ा जूम आउट कर दो। फाइन, यहाँ से लेकर के ये भरत पूरा जम्बूद्वीप है। अपन ने भरत क्षेत्र से पढ़ना स्टार्ट किया था, 1 बाय 1 सबको समझ के सुमेरु पर्वत को, फिर ये उत्तर कुरु और देवकुरु को समझा, जम्बू वृक्ष शाल्मली वृक्ष को समझा। उसके बाद ये पूर्व विदय और पश्चिम विदय की एक एक रचना को देख लिया। दोनों साइड आपको यहाँ वन भी दिख रहे हैं, वो वन को भी अपन ने देख लिया। ये पूरा अपना विदेह क्षेत्र तक फिनिश हो गया। अब अपने को ये ऊपर का पोर्शन समझना है, तो ऊपर का पोर्शन समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जैसी रचना यहाँ से यहाँ तक है वैसी ही रचना यहाँ से यहाँ तक जस्ट रिवर्स है। फाइन, यानी जितना विस्तार इस क्षेत्र का था, इस पर्वत का था, उतना ही विस्तार इस पर्वत का है। जितना ही विस्तार ये वाले क्षेत्र का था, उतना ही विस्तार इस क्षेत्र का है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि उसका डिस्टेंस जितना इसमें दिख रहा है उतना ही इसमें ड्रॉ किया हुआ है, जिससे आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ये जो महाहिमवंत पर्वत का जितना था एरिया, उतना ही ये वाले पर्वत का है। उसके बाद जो ये हेमवक क्षेत्र का जितना था, उतना ये क्षेत्र का है, और हिमवान पर्वत का जितना है उतना ही आपको यहाँ येलो कलर में दिख रहा है। और जैसा ही भरत क्षेत्र है वैसा ही पूरा ऐरावत क्षेत्र है। ठीक है, फिर भी अपन एक बार ऐसा नहीं, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर इसमें अकृत्रिम चैत्यालय है। तो प्रीवियस स्लाइड में आ जाओ, प्रीवियस। फाइन, तो नील पर्वत कहाँ पर है? तो ऑब्वियसली कि विदेह क्षेत्र की उत्तर की ओर और रम्य क्षेत्र के दक्षिण में, दोनों क्षेत्रों को विभाजित करने वाला नील पर्वत है। यानी जो बीच में नील पर्वत है, तो ऊपर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? रम्य क्षेत्र, और नीचे कौन सा आ जाएगा? विदेह क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र और रम्य क्षेत्र के बीच में क्या है? नील पर्वत है। अभी अपन डायग्राम में देखेंगे इसका कलर, तो नील पर्वत, तो उसका कलर वैडूर्य मणिमय, राइट, नीले कलर जैसा ही है, वैडूर्य मणि की तरह कलर है। और इस पर्वत पर पूर्ववत यानी जैसा निषद पर्वत पर था वैसा ही यहाँ पर है। कितने कूट है? 9 कूट है। और जो पूर्व दिशा में जो सिद्धायन कूट है उसके ऊपर जिनेंद्र भगवान का कृत्रिम चैत्यालय है, और बाकी के जो 8 कूट है उस पर व्यंतर देवों के भवन बने हुए हैं। फिर इसके मध्य में क्या है? इसके मध्य में सरोवर है, और अपन जानते हैं कौन सा सरोवर है? केसरी सरोवर, जहाँ से सीता नदी नीचे विदेह क्षेत्र में गिरती है। फिर उससे सीता और नरकांता नदियाँ निकलती हैं। तो सीता नदी जो केसरी सरोवर है, तो जो नीचे की साइड गिरेगी दक्षिण की साइड, वो सीता नदी, और जो उत्तर की साइड ऊपर जाके जो नेक्स्ट रम्य क्षेत्र है उसमें मिलेगी, उसका नाम नरकांता है। और इसका विस्तार निषद पर्वत के बराबर है। अब ये जो पूरा मैटर है उसको अपन जस्ट प्रीवियस डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम, इसको थोड़ा जूम कर दें। अपन इसमें नील पर्वत पे जाते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। ये आपका नील पर्वत जो बिल्कुल ब्लू कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का यहाँ लगभग वैसा बनाने का ट्राई किया है। तो ये विदेह क्षेत्र की उत्तर दिशा में, और ये रम्य क्षेत्र है उसकी दक्षिण दिशा में, राइट। तो आपको समझ में आ गया। ये पर्वत के सेंटर में एक सरोवर है जिसका नाम केसरी सरोवर, और उसमें से ये सीता नदी यहाँ विदेह क्षेत्र की ओर गिरती है। और जो केसरी सरोवर से दूसरी नदी जो नरकांता निकलती है वो उत्तर की ओर जाकर के ये आपका रम्य क्षेत्र है, उसमें जो नाभिगिरी है उसकी अर्ध परिक्रमा करके लेफ्ट साइड यानी पश्चिम दिशा में टर्न करके
फिर आगे जाके लवण समुद्र में मिल जाती है। तो केसरी सरोवर से कौन कौन सी नदी, तो सीता नदी और नरकांता नदी निकलती है। तो ये आपको समझ में आ गए। टोटल 9 कूट है। जैसे निषद पर्वत पे था रचना, वैसे ही 9 कूट है। और जो राइट साइड का पूर्व दिशा का जो कूट है वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय है, तो हमको यहाँ से ही भाव सहित वंदना करनी है। और बाकी की रिमेनिंग जो 8 कूट है उसमें व्यंतर देवों के भवन बने हुए हैं। तो इस प्रकार से निषद पर्वत, नील पर्वत हो गया। जैसी रचना निषद पर्वत की है वैसी ही रचना नील पर्वत की है। फाइन, नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट क्षेत्र है रम्य क्षेत्र। तो रम्य क्षेत्र तो नील पर्वत के उत्तर में, तो अपन ने जस्ट नील पर्वत पढ़ा, तो नील पर्वत के उत्तर डायरेक्शन में और रुक्मी पर्वत की दक्षिण डायरेक्शन में रम्य क्षेत्र है। इसका यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो एक तो अपन ने देखी थी कि जो केसरी सरोवर, नील पर्वत पर जो केसरी सरोवर था, तो केसरी सरोवर में से टॉप ऊपर की साइड, उत्तर की साइड जो नरकांता नदी जाती है, तो एक नरकांता नदी रही। और ऊपर जो महापुंडरीक सरोवर है वहाँ से नारी नदी जो रम्य क्षेत्र में गिरेगी, तो वो नारी नदी एक महापुंडरीक सरोवर से आई, और नरकांता नदी जो केसरी सरोवर से आई। तो ये दोनों नदी अपने को रम्य क्षेत्र में दिखती है। तो ये रम्य क्षेत्र में ये 2 नदियाँ हैं और समस्त कथन हरि क्षेत्र के समान है। अपन ने अभी देख लिया, जैसा विदेह क्षेत्र के दक्षिण के पोर्शन है वैसा ही जस्ट रिवर्स विदेह क्षेत्र के उत्तर के पोर्शन में पूरे है। अपन एक बार इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। फाइन, थोड़ा जूम कर दो, थोड़ा जूम आउट करें, और थोड़ा जूम आउट, थोड़ा जूम आउट। इसको थोड़ा ऐसे सेंटर में ले, थोड़ा जूम आउट और करें। हाँ, सेंटर में ले। फाइन, अब अपने को ये क्षेत्र पढ़ना है जिसका नाम है रम्य क्षेत्र। फाइन, तो रम्य क्षेत्र कहाँ पर है, तो अपन ने देख लिया कि नील पर्वत की उत्तर की साइड, राइट। और थोड़ा नीचे, और यहाँ पे ये आपको पर्वत दिख रहा है, एक तो नील पर्वत की उत्तर की साइड और रुक्मी पर्वत की दक्षिण साइड में आपका रम्य क्षेत्र है। ये रम्य क्षेत्र, उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो ये केसरी सरोवर से जो नरकांता नदी निकली थी वो ये सेंटर में वाइट कलर का नाभिगिरी है, उसको नाभिगिरी पर्वत की अर्ध परिक्रमा करके पश्चिम दिशा में यहाँ लवण समुद्र में मिल जाती है, तो नरकांता नदी है। और यहाँ पे जो आपका रुक्मी पर्वत है उसके सेंटर में जो महापुंडरीक सरोवर है वहाँ से एक नदी दक्षिण की ओर गिरती है। ये रम्य क्षेत्र की नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके पूर्व दिशा की ओर टर्न करती है, राइट। तो ये दूसरी नदी तो आपको समझ में आ गया, नारी नदी और ये नरकांता नदी। तो नरकांता नदी केसरी सरोवर से निकलती है और महापुंडरीक से नारी नदी निकलती है। तो 2 पैर हो गई, नारी और नरकांता नदी। फिर यहाँ का जितना विस्तार अपन ने देख लिया था, नीचे जो हरि क्षेत्र है आपका, नीचे की साइड ये हरि क्षेत्र है। फाइन, हरि क्षेत्र में जितना विस्तार है उतना ही सेम रचना आपको कहाँ मिलेगी, रम्य क्षेत्र की मिलेगी। तो ये आपका रम्य क्षेत्र ये फिनिश हो गया। फाइन, नेक्स्ट। अब अपने को जो नेक्स्ट पर्वत है जिसका नाम रुक्मी पर्वत है, तो जो विदेह क्षेत्र के बाद अपन ने नील पर्वत देखा, रम्य क्षेत्र देखा, एक पर्वत एक क्षेत्र। तो अब अपन ने रम्य क्षेत्र देखा, उसके बाद कौन सा पर्वत आएगा, तो रुक्मी पर्वत आएगा। तो रुक्मी पर्वत है वो कहाँ पर है, तो आप आराम से बता सकते हो कि रुक्मी पर्वत कहाँ पर है, तो रम्य क्षेत्र की उत्तर की ओर और हिरण्यवत क्षेत्र की दक्षिण की ओर, राइट। क्योंकि जो आपका रुक्मी पर्वत है तो उसके नीचे की साइड दक्षिण की ओर कौन सा पर्वत है, तो कौन सा क्षेत्र है, तो रम्य क्षेत्र है। और ऊपर की साइड कौन सा पर्वत, ऊपर की साइड कौन सा क्षेत्र है, तो हिरण्यवत क्षेत्र है। तो हिरण्यवत क्षेत्र और रम्य क्षेत्र के बीच में क्या है, रुक्मी पर्वत है। फाइन, अब इस पर्वत पर
महापुंडरिक नाम का तालाब है। अपन ऑलरेडी अभी देख चुके, महापुंडरिक के तालाब में से नारी नाम की नदी नीचे की ओर दक्षिण की ओर निकलती है और ऊपर की उत्तर की साइड जो नदी जाएगी उसका नाम रुप्यकुला है। तो ये दो नदियाँ, ये जो रुक्मी पर्वत है उसमें महापुंडरिक सरोवर है, वहाँ से दो नदी निकलती है, नारी नदी दक्षिण की ओर और रुप्यकला नदी उत्तर की ओर जाती है। और से समस्त कथन महाहिमवान पर्वत की तरह है, बहुत ईजी है। इसको अब हम फिर से एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। फाइन, इसको थोड़ा जूम कर, ऊपर ये हो गया आपका पर्वत, रुक्मी पर्वत। ये रुक्मी पर्वत है और रुक्मी पर्वत आप देख रहे हो कि कहाँ है, रम्य क्षेत्र के उत्तर की ओर। और यहाँ पे जो हिरण्यवत क्षेत्र है उसकी दक्षिण की ओर है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इतने सारे कूट हैं और जो कूट पूर्व दिशा की ओर है उसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है। तो यहाँ पे भी अपने को एक अकृत्रिम चैत्यालय मिला, तो एक अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ पे हो गया। तो आपको फिर से याद करा दे, कल अपन ने विदेश क्षेत्र तक 74 अकृत्रिम चैत्यालय देखे थे। फिर एक अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना अपन ने आज नील पर्वत के जो राइट डायरेक्शन में कूटे उसके ऊपर की, तो 75 नंबर का अकृत्रिम चैत्यालय। और ये जो आपका रुक्मी पर्वत है उसके राइट डायरेक्शन में जो अकृत्रिम कूट है उसके ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है। तो ये 76 नंबर का कूट के आपने दर्शन, 76 नंबर के अकृत्रिम चैत्यालय के आपने दर्शन किए। 74 विदेश क्षेत्र तक कल काउंट किए थे, फिर 75 एंड 76। फाइन, अब अपन ये जो जितना एरिया जैसा यहाँ का कथन है वो सेम आपने महाहिमवान पर्वत देखा था वैसा ही है। यहाँ सेंटर में महापुंडरिक सरोवर, वहाँ से जो दक्षिण की ओर नदी बहती है वो अपन ने देख ली, नारी नदी है जो अर्ध परिक्रमा करके नीचे रम्य क्षेत्र में आई थी। और महापुंडरिक सरोवर से जो दूसरी नदी निकलती है वो ऊपर के क्षेत्र में अर्ध परिक्रमा करके नाभिगिरी की लेफ्ट डायरेक्शन पश्चिम दिशा में जाके यहाँ लवण समुद्र में मिलती है। तो इस तरह से महापुंडरिक सरोवर से दो नदियाँ निकली, एक तो नारी नदी दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर रुप्यकुला नदी निकली। तो नारी नदी और रुप्यकुला नदी महापुंडरिक सरोवर से निकली हुई है। अब नीचे जो महाहिमवान पर्वत का एरिया था उतना ही एरिया आपको यहाँ पे रुक्मी पर्वत का दिखेगा। फाइन, नेक्स्ट। अब हिरण्यवत क्षेत्र, रुक्मी पर्वत की ऊपर की डायरेक्शन यानी उत्तर के उत्तर में हिरण्यवत क्षेत्र है। तो हिरण्यवत क्षेत्र तो रुक्मी पर्वत की उत्तर दिशा में और सिकरी पर्वत की दक्षिण दिशा में है। राइट, हिरण्यवत क्षेत्र के दोनों ही साइड क्या मिलेंगे आपको, पर्वत। तो नीचे की साइड अपन ने जस्ट रुक्मी पर्वत देखा और हिरण्यवत क्षेत्र के ऊपर की साइड में सिकरीन पर्वत मिलेगा। और एक क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो एक क्षेत्र में एक तो जो महापुंडरिक सरोवर से रुक्मी पर्वत के महापुंडरिक सरोवर से रुप्यकुला नदी आई थी वो, और जो सिकरीन पर्वत है उसके पुंडरिक सरोवर से एक नदी जो नीचे की ओर आएगी जिसका नाम है सुवर्णकला। तो वो सुवर्णकला, तो कौन कौन सी नदियाँ, तो रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंडरिक सरोवर था, वहाँ से जो नदी आई थी उसका नाम रुप्यकुला। और जो सिकरीन पर्वत है, सिकरीन पर्वत के सेंटर में पुंडरिक सरोवर है, वहाँ से जो नदी आएगी उसका नाम है सुवर्णकुला। तो एक क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ आएगी, तो दो नदियाँ, सुवर्णकला नदी और रुप्यकुला नदी। फाइन, और इस क्षेत्र का समस्त कथन हिमवत क्षेत्र के समान है। अब अपन डायग्राम में देखते हैं। फाइन, तो डायग्राम सही है, थोड़ा नीचे आ जाइए। अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये आपका रुक्मी पर्वत था और ये आपका सिकरीन पर्वत है। और यहाँ पे जो अपने को पढ़ना है हिरण्यवत क्षेत्र, तो हिरण्यवत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में रुक्मी पर्वत, हिरण्यवत क्षेत्र की उत्तर दिशा में सिकरीन पर्वत है। यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, तो जो रुक्मी पर्वत का महापुंडरिक सरोवर से ये रुप्यकुला नदी थी जो नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करते हुए पश्चिम दिशा में टर्न कर रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सिकरीन पर्वत का जो पुंडरिक सरोवर है वहाँ से दक्षिण की ओर जो नदी गिर रही है वो नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके ये हिरण्यवत क्षेत्र में पूर्व दिशा में टर्न करती है।
तो उस नदी का नाम है सुवर्णकला। तो रूप्यकुला और सुवर्णकला ये दो नदियाँ आपको हिरण्यवत क्षेत्र में मिलती है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका हिरण्यवत क्षेत्र हो गया। और हिरण्यवत क्षेत्र का सेम जैसा हिरण्यवत क्षेत्र है वैसा ही जो अपन ने हिमवत क्षेत्र देखा था वैसा ही हिमवत क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपने हिरण्यवत क्षेत्र को समझा। अब आगे अपन सिक्रीन पर्वत को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फन वो ब्लू वाला ब्लू फन सिकरी पर्वत तो वो हिरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र को विभाजित करता है। यानी सिकरीन पर्वत के दक्षिण में अपन ने जस्ट देखा कौन सा क्षेत्र है, तो हिरण्यवत क्षेत्र है। और सिकरीन पर्वत के टॉप पर उत्तर में आपको मिलेगा ऐरावत क्षेत्र। इस पर्वत पर कौन सा सरोवर है, तो सिकरीन पर्वत पे अपन ने जस्ट देखा पुंडरीक सरोवर है। और पुंडरीक सरोवर से दक्षिण दिशा में कौन सी नदी निकलती है, तो सुवर्णकुला नदी निकलती है। ठीक है। और सिकरीन पर्वत से जो पुंडरीक सरोवर से एक सुवर्णकुला नदी निकलेगी। फाइन। और ये टॉप का सरोवर आ गया तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलेगी। जैसे अपन ने हिमवान पर्वत के पद्मा सरोवर से 3 नदियाँ निकलती हुई देखी थी, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, फिर से आपको याद आ जाएगा। हिमवान पर्वत का जो फर्स्ट नंबर का पद्मा सरोवर था वहाँ से गंगा सिंधु बरक क्षेत्र में जाती थी। और गंगा सिंधु और एक रोहित नदी वो ऊपर की साइड पद्मा सरोवर से जो हिमवत क्षेत्र था उसके लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सिकरीन पर्वत टॉप ऊपर का टॉप मोस्ट जो पर्वत है सिकरीन पर्वत, लास्ट वाला जो पर्वत है, तो वहाँ से भी 3 नदियाँ निकलेगी। तो 2 नदी कौन कौन सी, तो रक्ता और रक्तोदा नदी कहाँ पे जाएगी, ऐरावत क्षेत्र में जाएगी। जैसे भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु जाती थी वैसे ऐरावत क्षेत्र में कौन सी नदियाँ जाएगी, तो रक्ता और रक्तोदा। और जो पुंडरीक सरोवर से अपन ने एक नदी तो देख ही ली कि सुवर्णकला कहाँ गई, तो नीचे दक्षिण की ओर गई और वो वहाँ पे जो हिरण्यवत क्षेत्र था उसमें मिल गई। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं। फाइन, थोड़ा नीचे आ जाइए। यहाँ पे अपने को सिकरीन पर्वत देखना है और ये सिकरीन पर्वत उसका इस सेंटर का जो सरोवर है, राइट, आपको 3 नदियाँ निकलती दिख रही है। एक नदी ये रही, एक नदी ये रही और एक नदी दक्षिण की ओर। तो 2 नदियाँ तो उत्तर की ओर जा रही है और नीचे एक दक्षिण की ओर जा रही है। तो ये पुंडरीक सरोवर उसमें से दक्षिण की ओर निकलेगी हिरण्यवत क्षेत्र में नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके। ये आपकी सुवर्णकुला नदी हो गई। फिर इस साइड रूप्यकुला थी, ये सुवर्णकुला। फिर यहाँ से थोड़ा उल्टा हो गया, ये सुवर्णकुला और ये रूप्यकुला नदी है। फिर ये सुवर्णकुला नदी इस साइड आ गई, ये रूप्यकुला नदी। और पुंडरीक सरोवर से यहाँ पे एक नदी निकलेगी और एक नदी यहाँ निकलेगी। तो रक्ता और रक्तोदा नदी, 2 नदी इस तरह से निकलेगी। तो आपको याद रखना जो फर्स्ट एंड लास्ट सरोवर है, टोटल 6 सरोवर है, उसमें से फर्स्ट एंड लास्ट सरोवर में से 3-3 नदियाँ निकलती हैं। जो लास्ट सरोवर में से 3 नदियाँ कौन सी निकलेगी, तो 2 नदियाँ तो ऐरावत क्षेत्र में जाएगी, ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ रक्ता और रक्तोदा नदी जाएगी। और दक्षिण की ओर उसके नीचे वाले जो क्षेत्र है हिरण्यवत क्षेत्र में ये सुवर्णकुला नदी जाएगी। हम आपको बरक क्षेत्र में भी दिखा देते हैं कि जो हिमवान पर्वत है ऊपर, हिमवान पर्वत के सेंटर में जो पद्मा सरोवर है वहाँ से भी 3 नदियाँ निकली थी। ये हिमवान पर्वत, उसका पद्मा सरोवर, वहाँ से भी आपको दिख रही है ये 2 नदी और ये तीसरी नदी। तो 2 नदी जो दक्षिण की ओर गिरती है वो गंगा और सिंधु नदी है। और जो उत्तर की ओर ये हिमवत क्षेत्र में नाभिगिरी की अर्ध परिक्रमा करके ये नदी यहाँ पे मिलती है, तो ये रोहितास्य नदी। तो इस तरह से आपको याद आ गया कि जो फर्स्ट सरोवर और लास्ट सरोवर में से 3-3 नदियाँ, तो जो फर्स्ट सरोवर था उसमें से गंगा, सिंधु और रोहितास्य नदी, और जो ऊपर का लास्ट सरोवर था उसमें नीचे की ओर सुवर्णकला और रक्ता और रक्तोदा नदी इस तरह से निकलते हैं। बाकी के जो बीच के 4 सरोवर है उसमें से 2-2 नदियाँ निकलती है, 1-2, और उसके ऊपर जो 2
पर्वत है, ये दो नदियाँ, उसमें से दो सरोवर, उसमें से सिर्फ दो दो नदियाँ, एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर और एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर। फाइन। खाली जो फर्स्ट एंड लास्ट सरोवर है उसमें से तीन तीन नदियाँ निकलेगी। तो ऐरावत क्षेत्र जैसा है वैसा ही सेम आप ऐरावत क्षेत्र जैसा है वैसा ही सेम भरत क्षेत्र है। अब अपने को ऐरावत क्षेत्र को समझना है। और ये अपन ने जो सिखरीन पर्वत देखा, तो सिखरीन पर्वत बिल्कुल हिमवान पर्वत जैसा ही है और उसमें भी ये कूट है। और जो लास्ट का कूट यानी जो पूर्व दिशा का कूट है वहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय है। तो अभी तक अपन ने कितनी अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करी? 76 की थी। ये 77 नंबर का अकृत्रिम चैत्यालय हमको मिला। जम्बू द्वीप का 77 नंबर का अकृत्रिम चैत्यालय की हम यहाँ वंदना कर रहे हैं, राइट। तो 77 अकृत्रिम चैत्यालय की हम वंदना कर चुके हैं। टोटल मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय है। अभी हमें सारे अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करनी है। अब अपने को लास्ट जो क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र है उसको समझना है। फाइन। तो ऐरावत क्षेत्र कहाँ पर है? तो इजी बात है, सिखरीन पर्वत के उत्तर में है ऐरावत क्षेत्र। फाइन। फिर इस क्षेत्र में कौन सी नदियाँ हैं? तो दो नदियाँ अपन ने देख ली। जो सिखरीन पर्वत था, सिखरीन पर्वत के सेंटर में जो पुंडरीक सरोवर था वहाँ से जो दो नदियाँ ऊपर की ओर निकली थी जो ऐरावत क्षेत्र में गिर रही थी उसका नाम था रक्ता और रक्तोदा नदी। तो वो दो नदियाँ ऐरावत क्षेत्र में हैं। और एक नदी आपको याद ही है, नीचे सुवर्णकुला नदी जा रही थी। और इसका से समस्त कथन भरत क्षेत्र के समान है। तो भरत क्षेत्र में जैसे एक सेंटर में क्या था, विजयात पर्वत था। विजयात पर्वत आने के कारण भरत क्षेत्र दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। और उसके बाद गंगा और सिंधु नदी आने के कारण वो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया था, 6 खंड बन गए थे, एक आर्यखंड और 5 मलय खंड। ऐसा ही सेम आपको ऐरावत क्षेत्र में देखने मिलेगा, उसको अपन डायग्राम में देखते हैं। जैसी रचना भरत क्षेत्र की वैसी ही रचना ऐरावत क्षेत्र। इसको थोड़ा जूम कर देंगे फुल। ये ऐरावत क्षेत्र है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये सेंटर में विजयात पर्वत है, ये विजयात पर्वत। तो उसके कारण ये पूरे ऐरावत क्षेत्र के दो पार्ट हो गए, 1 और 2। ये विजयात पर्वत आने के कारण दो पार्ट हो गए। फिर ये जो पुंडरीक सरोवर से रक्ता और रक्तोदा नदी निकली उसके कारण ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जैसे पांचवें जो पार्ट है वो आर्यखंड और बाकी के जो शेष 5 खंड है उसको मलेच खंड कहते हैं। तो इस प्रकार से भरत क्षेत्र में 6 खंड है, वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में 6 खंड है। अब आपको याद था कि भरत क्षेत्र का जो विजयात पर्वत था उसकी पूर्व दिशा में क्या है, अकृत्रिम चैत्यालय है। तो ये ऐरावत क्षेत्र का जो विजयात पर्वत है उसकी पूर्व दिशा में यहाँ पे एक अकृत्रिम चैत्यालय है। ये छोटी जगह है तो यहाँ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक अकृत्रिम चैत्यालय है। तो अभी तक आपने 77 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की थी। ये लास्ट जम्बू द्वीप का अकृत्रिम चैत्यालय 78 नंबर का। तो ये 78 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना हमारे जम्बू द्वीप में 78 अकृत्रिम चैत्यालय है। वो टोटल 78 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना यहाँ फिनिश हुई। अब अपन एक बार फिर से 78 अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ पर है उसको पूरे डायग्राम में देख लेते हैं। उसको याद रखना बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है। इसको जूम आउट कर दीजिए। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। ये आपका भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत पर यहाँ पे राइट डायरेक्शन पूर्व दिशा में एक अकृत्रिम चैत्यालय, आप गिनते रहिएगा। ये फर्स्ट, फिर हिमवान पर्वत पे यहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय, सेकेंड महाहिमवान पर्वत पे अकृत्रिम चैत्यालय, थर्ड निषद पर्वत पे यहाँ अकृत्रिम चैत्यालय, फोर्थ। फाइन। अब सुमेरु पर्वत के 16, तो 16 और ये 4 20, टोटल 20 हो गए। फिर यहाँ पे जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष का एक, तो टोटल कितने हो गए 22। फिर ये जो 4 गजबंद पर्वत है, राइट, तो यहाँ पे चारों साइड एक एक अकृत्रिम चैत्यालय थे। तो टोटल हो गए 22 और 4 26। 26 के बाद यहाँ पर अपन विदेह क्षेत्र के 32 उपविदेह हैं। और 32 उपविदेह में अपन ने देखा था कि 32 विजयात पर्वत है,
तो 32 विजयात पर्वत के 32 अकृत्रिम चैत्यालय और 16 बक्सार पर्वत के 16 कृत्रिम चैत्यालय। तो टोटल कितना हुआ? 16 और 32 यानी 48, और यहाँ तक अपने 26 हुए थे, तो 48 प्लस 26, तो टोटल 74 अकृत्रिम चैत्यालय हुए होंगे। फाइन, तो यहाँ तक आपके 74 हो गए। फिर आपने नील पर्वत पर राइट डायरेक्शन में 75 नंबर का कृत्रिम चैत्यालय। फिर ऊपर आप आइए तो यहाँ पर आपको जो रुक्मी पर्वत था, रुक्मी पर्वत, वहाँ पे एक अकृत्रिम चैत्यालय, और ये जो सिक्रीन पर्वत था उस पे एक अकृत्रिम चैत्यालय। तो 74 विदेश क्षेत्र तक, 75, 76, और सिक्रीन जो पर्वत है उस पर 77, और ये ऐरावत क्षेत्र का जो विजयात पर्वत है वहाँ पे एक अकृत्रिम चैत्यालय। तो टोटल जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की गणना हमने यहाँ पे कर दी। अब अपन वहाँ पे हर जगह तो जा नहीं सकते हैं, राइट, इतनी अपनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम ध्यान के माध्यम से वो आपने पूरा जम्बूद्वीप बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आराम से आंखें बंद करके सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, 7 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 6 पर्वत ड्रॉ कर दीजिए, 6 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक राउंड कीजिए सबसे पहले, उसके बाद 6 पर्वत ड्रॉ कीजिए, तो अपने आप 7 क्षेत्र बन जाएंगे। 6 लाइन अपन ड्रॉ करते तो 7 क्षेत्र बन जाते, तो 7 क्षेत्र हो गए। उसके बाद 6 पर्वत के ऊपर सेंटर में एक एक सरोवर आप ड्रॉ कर दीजिए, एक सरोवर दूसरे सरोवर से विदेश क्षेत्र तक डबल डबल है, राइट, है ना। तो आप एक बार फिर से पूरा समझ लीजिए शॉर्ट में, एक बार छोटा कर दो बेटा, हाँ छोटा कर दो थोड़ा। जैसे ये जम्बूद्वीप ड्रॉ करना है तो अब आपके लिए इतना इजी है, पहले एक राउंड ड्रॉ करिए, फाइन, फिर उसके बाद 6 पर्वत ड्रॉ कर दीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 पर्वत ड्रॉ किए। यहाँ से इससे डबल ये पर्वत, इससे डबल ये पर्वत, राइट, विदेश क्षेत्र तक डबल करना है। और फिर जैसे ये था उतना ही आपको नील पर्वत जितना महाहिमवान था वैसा ही रुक्मी, और हिमवान पर्वत जितना ही सिक्रीन पर्वत। तो आपने 6 पर्वत आपको ऐसे डबल डबल विदेश क्षेत्र तक करना है और फिर आधा आधा करना है। तो 6 पर्वत ड्रॉ करने से अपने आप 7 क्षेत्र डिवाइड हो जाएंगे। तो भरत क्षेत्र से डबल हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र से डबल आपका ये 3rd नंबर का क्षेत्र भरत हेमवत, हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र आपका उससे डबल, और हरि क्षेत्र से 4 गुना आपका ये हो जाएगा विदेश क्षेत्र। तो भरत क्षेत्र से 4 गुना हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र से 4 गुना आपका हो जाएगा हरि क्षेत्र, और हरि क्षेत्र ये है, और हरि क्षेत्र से 4 गुना हो जाएगा विदेश क्षेत्र। क्योंकि 4 गुना क्यों होगा? क्योंकि बीच में पर्वत आ रहा है, तो पर्वत क्षेत्र से डबल, फिर इस क्षेत्र से डबल पर्वत, तो फिर क्षेत्रों को गिनेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से विदेश क्षेत्र, और फिर यहाँ आधा आधा करना है। तो आपके 7 क्षेत्र हो गए। हर एक पर्वत के सेंटर में 6 सरोवर आप ड्रॉ कर लीजिए, कितना इजी। हर एक सरोवर में से वो एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर, इस तरह से 2-2 नदियाँ निकलती है। सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट नंबर के सरोवर से 2 नदियाँ भरत क्षेत्र में और 2 नदियाँ ऐरावत क्षेत्र में निकलती है, और एक एक नदी यहाँ ऊपर की ओर और एक नदी यहाँ नीचे की ओर के क्षेत्र में जाती है। तो इस तरह से आपकी 14 महानदियाँ भी ड्रॉ हो गई। अब 14 महानदियाँ हो जाने के बाद भरत क्षेत्र में आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करिए जो विजयात पर्वत हो गया। ऐरावत क्षेत्र में भी एक लाइन ड्रॉ करिए जो आपका ऐरावत क्षेत्र का विजयात पर्वत, जिसके कारण भरत और ऐरावत क्षेत्र में विजयात पर्वत और गंगा सिंधु नदी और रक्तारक्तोदा नदी आने के कारण 6 खंड हो गए। फाइन, तो ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र भी फिनिश हो गया। अब हर एक पर्वत पर हर एक पर्वत पर कूट बने हुए हैं, तो वो कूट आपने ड्रॉ किए, और उसके बाद जो पूर्व दिशा का कूट है वहाँ पे एक एक अकृत्रिम चैत्यालय ड्रॉ कर दीजिए। तो 6 पर्वतों के ऊपर 6 अकृत्रिम चैत्यालय हो गए, और भरत क्षेत्र के विजयात पर्वत और ऐरावत क्षेत्र के विजयात पर्वत, तो 2 अकृत्रिम चैत्यालय वहाँ हो गए। तो टोटल 8 पर्वतों के 8 अकृत्रिम चैत्यालय आप ड्रॉ कर लीजिए बस। तो आपकी ये बाकी सब रचना फिनिश हो गई। अब विदेश क्षेत्र में सेंटर में सुमेरु पर्वत ड्रॉ कीजिए। फिर ये भद्रसाल 1 है आपका, ठीक है, वो भद्रसाल 1 इस सेट में आपने ड्रॉ कर लिया। 4 गजदंत पर्वत हो गए, और 4 गजदंत पर्वत होने के बाद यहाँ से
जो सरोवर 20 सरोवर है, जो यहाँ पे निषद पर्वत और नील पर्वत से जो सरोवर नदियाँ निकलती है, ये सीतोदा नदी और ये सीता नदी। तो यहाँ सेंटर में 5 सरोवर, इस साइड 5 और इस साइड 5, इस तरह से टोटल 20 सरोवर यहाँ पे हो जाएंगे। हर एक सरोवर के दोनों साइड आपको याद है 5-5 कांचन पर्वत है दोनों तट पर, तो टोटल 200 कांचन तट हो जाएंगे, कांचन पर्वत हो जाएंगे, 200 कांचन पर्वत। जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष की अद्भुत रचना अपन ने देखी थी, तो ये हो गई। और ये जो 8 क्षेत्र किस तरह बने थे, तो हर एक क्षेत्र में 3 विभंगा नदी और 4 बक्सार पर्वत आने के कारण 8 पार्ट हो गए। फिर विजयात पर्वत आने के कारण हर एक क्षेत्र 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। और ऊपर की जो उत्तर की ओर सीता और सीतोना नदी के ऊपर उत्तर की ओर जो क्षेत्र है, वहाँ पर गंगा और सिंधु नदियाँ निकलती है, और यहाँ जो दक्षिण की ओर रक्ता और रक्तोदा नदी निकलती है, तो उसके कारण हर एक क्षेत्र के 6-6 खंड हो गए। इस तरह से सब अपन ने यहाँ पे विदेश क्षेत्र भी समझ लिया, और 32 विजयात पर्वत के 32 अकृत्रिम चैत्यालय भी समझे, और 16 बक्सार पर्वत के 16 अकृत्रिम चैत्यालय भी ड्रॉ कर लीजिए। तो इससे पूरा जम्बूद्वीप आपके लिए यहाँ शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से ड्रॉ करना है। आपको जम्बूद्वीप पूरा समझ में आ गया। अब आराम से आप ध्यान के माध्यम से 2-3 बार आप अपने हाथ से खुद ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए, जिससे एक एक चीज़ आपको सिस्टमेटिक याद रह जाए कि किस प्रकार से उसकी हाइट विड्थ है, किस प्रकार से क्षेत्र और पर्वत 1 बाय 1 दुगना होता है विदेश क्षेत्र तक, फिर आधा आधा होता है। ये पूरा आप जैसे समझोगे, फिर ध्यान के माध्यम से आप आराम से एक एक अकृत्रिम नीचे भरत क्षेत्र से स्टार्ट करिए, फिर विजयात पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करिए। ऐसे कर करते 78 अकृत्रिम चैत्यालय की आप वंदना करोगे, तो आपकी 48 मिनट की सामायिक कितने अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से सामायिक में ध्यान के माध्यम से हम कहाँ पर भी कहीं पर भी जाकर के वंदना कर सकते। तो इस तरह से आपको जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना ध्यान के माध्यम से करनी है। लेकिन अभी 78 ही अकृत्रिम चैत्यालय देखे हैं, टोटल मध्यलोक का अभी सिर्फ जम्बूद्वीप ही देखा है। मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है, उसकी विजिट करनी बाकी है। और मध्यलोक में टोटल 458 अकृत्रिम चैत्यालय है, उसको भी देखना है। तो अब नेक्स्ट अपन एक बार और नेक्स्ट जम्बूद्वीप में क्या क्या है, तो देखो क्षेत्र 7 हो गए, कुरु, उत्तर कुरु और देवकुरु 2 हो गए, जम्बू वृक्ष 1 हो गया। नेक्स्ट सालमली वृक्ष है वो 1 है। मेरू कितने हैं, तो मेरू 1 ही है, पंचमेरू में से एक सुदर्शन मेरू ही है। गजदन पर्वत 4 है। और सरोवर टोटल कितने हैं, तो सरोवर आपके 20 सरोवर है, जो आपने देखा था सुमेरु पर्वत की चारों दिशा में, राइट। और फिर सुमेरु पर्वत के चारों डायरेक्शन में। और महानदियाँ जो है टोटल 14 अपन ने देख ली। विभंगा नदी टोटल 3-4 हो जाएगी, 12 विभंगा नदी। फिर नेक्स्ट जो कुलाचल का मतलब होता है पर्वत, तो 6 पर्वत अपन ने देख ली। और तालाब कितने हैं, सरोवर जिसको बोलते हैं, तो 6 पर्वत के ऊपर 6 सरोवर, तो 6 सरोवर अपन ने देख लिए। फिर बक्सार पर्वत कितने हैं, तो एक क्षेत्र में 4, तो 4 क्षेत्रों में 16 हो जाएंगे। नाभीगिरी अपन ने देखी कि 4 क्षेत्रों भरत और अरावत क्षेत्र को छोड़ दीजिए, बाकी के जो बीच बीच के क्षेत्र है विदेश क्षेत्र को छोड़ दीजिए, भरत ऐरावत और विदेश क्षेत्र को छोड़ दीजिए, तो 7 में से 3 निकल गए। तो बाकी जो 4 क्षेत्र बचे हैं उसमें सेंटर में नाभीगिरी है, जिसकी अर्थ परिक्रमा करके नदियाँ पूर्व और पश्चिम की ओर टर्न करती है, तो नाभि पर्वत भी 4 है। यमकगिरी कितने हैं, तो यमकगिरी आपको याद होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहाँ पे सीता और सीतोदा नदी निषद और नील पर्वत के सरतिंगी जो केसरी सरोवर से गिर रही थी, तो वहाँ पूर्व और पश्चिम तट पर यमकगिरी थी। तो यमकगिरी भी उस साइड जो सीता नदी उसके पूर्व पश्चिम तट पर 2, और नीचे सीतोदा नदी थी वहाँ पूर्व पश्चिम पर 2, तो टोटल यमकगिरी 4 हो गए। कनकगिरी बोलो या कांचनगिरी बोलो एक ही बात है, तो 200 है कांचनगिरी। दिक्कजेंद्र पर्वत भी अपन ने देखे थे, 8 दिक्कजेंद्र पर्वत देखे थे, राइट, जहाँ पे नदी अर्थ परिक्रमा करके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर टर्न करती है,
तो वहाँ के दोनों दोनों तट पर यानी टोटल 8 दिग्गजेंद्र पर्वत और आर्यखंड कितने हैं तो 34। अब आर्यखंड कैसे है 34, तो एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम में ले चलती हूँ, वहाँ पे आपको आर्यखंड समझ में आ जाएगी। डायग्राम जम्बूद्वीप वाला, तो आर्यखंड में आपको 34 आर्यखंड समझना बहुत इजी है। जैसे 32 विजयात पर्वत है, तो 32 विजयात पर्वत आपके कहाँ के, यहाँ पे आपने देखे थे कि 8 यहाँ, ये आपको ऑरेंज दिख रहा है। 32 विजयात पर्वत आपको याद है जो विदेश क्षेत्र के थे, ठीक है। तो 32 विजयात पर्वत के यहाँ पे जो नीचे नीचे एक एक आर्यखंड बना हुआ है विदेश क्षेत्र में, जो विदेश क्षेत्र के 32 उपविदेय हैं, और 32 उपविदेय में एक एक आर्यखंड और 5-5 मलयखंड है। तो 32 उपविदेय में जो 32 आर्यखंड है, तो 32 आर्यखंड तो सिर्फ विदेश क्षेत्र के हो गए, और एक आर्यखंड आपका कहाँ पे है, बरक क्षेत्र में 5th नंबर का आर्यखंड, और ऐरावत क्षेत्र का 5th नंबर का आर्यखंड, तो 2 और हो गए, तो कितने हो गए 34। तो एक बरक क्षेत्र का आर्यखंड, एक ऐरावत क्षेत्र का आर्यखंड, और 32 आर्यखंड, 32 उपविदेय के 32 आर्यखंड, तो टोटल कितने हो गए 34 आर्यखंड हो गए। तो आपको समझ में आ गए 34 आर्यखंड कैसे हुए, एक बरक क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र और 32 उपविदेय के 32 आर्यखंड, तो 34 आर्यखंड। फाइन, अब उस डायग्राम पे फिर से आ जाओ। हाँ, और क्या लिखा है नेक्स्ट प्रीवियस, फाइन। तो आर्यखंड आपके 34 हो गए। अब नेक्स्ट, अब विजयात पर्वत है वो भी 34। तो विजयात पर्वत कैसे 34, तो जैसे बरक क्षेत्र में एक विजयात पर्वत, ऐरावत क्षेत्र में एक विजयात पर्वत, और 32 उपविदेय में सेंटर में अपन ने देखा था हर एक उपविदेय है उसमें एक एक विजयात पर्वत है। तो 32 विजयात पर्वत विदेश क्षेत्र के, एक बरक क्षेत्र का और ऐरावत क्षेत्र का, तो टोटल 34 विजयात पर्वत हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। और 34 वृषभगिरी, वृषभगिरी आपको याद है वृषभगिरी क्या है, जहाँ चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है। तो 32 उपविदेय है, तो उसमें 5वें नंबर का जो मलयखंड है, वो 5वें नंबर के मलयखंड में चक्रवर्ती वृषभगिरी पर अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है। तो कितने 32 तो आपके विदेश क्षेत्र की वृषभगिरी हो गए, और एक भरत क्षेत्र का वृषभगिरी, और ऐरावत क्षेत्र के 5वें नंबर का जो मलयखंड है वहाँ पे वृषभगिरी है वो। तो भरत क्षेत्र का वृषभगिरी, ऐरावत क्षेत्र का वृषभगिरी, और 32 उपविदेय की 32 वृषभगिरी, इस टोटल 34 वृषभगिरी जम्बूद्वीप में होते हैं। नेक्स्ट, तो इतना अपन ने जम्बूद्वीप का टोटल जो डिस्क्रिप्शन था उसको अपन ने शॉर्ट में देख लिया। अब अपने को आगे और अपने को देखना है कि किस तरह से इस प्रकार आप मलयखंड भी गिन सकते हो कि कितने मलयखंड हुए। तो ये सब आप ये फिगर देख के बिल्कुल डरिए मत, ना इसको रटना है। आपके एग्जाम होगी तो ऐसा नहीं पूछा जाए विजयात पर्वत जम्बूद्वीप में कितने हैं, तो अब आप रटने बैठो कि 34 विजयात पर्वत, 34 का 200 कांचनगिरी, 20 सरोवर, तो ऐसे रटना नहीं है। आपको सिर्फ समझना है जम्बूद्वीप को अच्छे से, और जम्बूद्वीप को समझ करके वहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है उसको समझ करके आप काउंट करके लिख देना। ये रटना नहीं है, ये तो जस्ट एक आपको बता दिया कि इतनी इतनी चीज़ें इसमें है, पर रटना कहीं नहीं है, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आपको प्रॉपरली समझना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने विजयात पर्वत है, कितने आर्यखंड है, कुछ भी पूछा जाए। अब सपोज़ मैं आपको पूछूं कितने मलयखंड है, तो क्या आप गिन सकते हैं कि नहीं, आराम से। कैसे, तो बरक क्षेत्र में कितने मलयखंड, 5। ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र में, तो ऐरावत क्षेत्र में कितने मलयखंड, तो 5। 5 और 5 कितने हो गए, 10। अब वे जो अपना विदेश क्षेत्र है, तो विदेश क्षेत्र में कितने उपविदेय हैं, तो 32 उपविदेय है, राइट। और हर एक उपविदेय में कितने मलयखंड है, तो जैसे भरत और ऐरावत में वैसे ही हर एक उपविदेय में है, तो हर एक में 5। तो 32 में 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक में 5, तो 32 में कितने, तो 32 इंटू 5, तो कितने हो जाएंगे 160। 160 मलयखंड विदेश क्षेत्र के, बरक क्षेत्र के 5 और ऐरावत क्षेत्र के 5, तो टोटल कितने हो गए मलयखंड, 170 मलयखंड जम्बूद्वीप में हो गए। तो आपको समझ में आया। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो जैसा मैंने यहाँ पे काउंट किया
जिस तरह से समझ के काउंट किया वैसे आराम से शांत दिमाग से काउंट करके आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट, ये टोटल आपका आ गया 78 अकृत्रिम चैत्यालय कैसे हुए। तो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सुमेरु पर्वत के 16, सुदर्शन मेरु के 6, कुलाचलों के 6, गजदंत के 4, विजयाट पर्वत के 34, वक्षारगिरी के 16 अकृत्रिम चैत्यालय, जम्बू वृक्ष का 1 और सालमली वृक्ष का 1। तो टोटल आप प्लस करोगे 78 अकृत्रिम चैत्यालय हो जाएगा। तो आप आराम से भरत क्षेत्र की से स्टार्ट कीजिए जिससे कोई कन्फ्यूज़न और कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय मिस होने का डर ना रहे। आप आराम से 1 बाय 1 स्टार्ट कीजिए, 78 हो जाएंगे। तो इस तरह से अपने 78 अकृत्रिम चैत्यालय और जम्बू द्वीप का पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिनिश हो गया। होप सो सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जम्बू द्वीप समझना बहुत ज़रूरी है आगे मध्य लोक को समझने के लिए। आगे ढाई द्वीप को समझने के लिए जम्बू द्वीप की रचना मस्ट है, कंपलसरी है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ढाई द्वीप समझना बहुत ईजी है। और नंदीश्वर द्वीप वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी अपन देखेंगे। इस तरह से रुचकवर और कुंडलवर द्वीप में भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी भी वंदना करेंगे। अब आपने जम्बू द्वीप समझ लिया यानी आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, राइट। जिसने अभी तक का समझ लिया उसने समझो मध्य लोक का 80% काम फिनिश कर दिया, 80 to 85%। अब बाकी के जो असंख्य द्वीप समुद्रों को और बाकी के जो अकृत्रिम चैत्यालय को समझना है वो 15% में हो जाएगी। लेकिन 15% तब समझ में आएगा जब आपने 85% का जम्बूद्वीप अच्छे से समझा है। फाइन, तो जम्बूद्वीप के अकृत्रिम चैत्यालय की प्रॉपर रचना समझ लो, प्रॉपर जम्बूद्वीप को समझ लो। अब ढाई द्वीप बहुत ईजी है, ये जैन भूगोल ऐसा ही है, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है। और सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो पहले एकदम लो लेवल से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे हाई होता है, पर भूगोल में उल्टा काम है। यहाँ पहले स्टार्टिंग बड़े से होता है और आगे जाते 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 बहुत इजी हो जाता है। इसलिए आपने बहुत बड़ा काम यहाँ फिनिश किया। अब आपको आगे कल अपन ढाई द्वीप, नंदीश्वर द्वीप, फिर रुचकवर कुंडलवर द्वीप की यात्रा करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ कर्मभूमि कहाँ भोगभूमि सब देखेंगे। 30-24 के 720 जो तीर्थंकरों का आप अर्घ चढ़ाते हो तो ये कहाँ पर है भाई। अभी तक तो 24 सुने थे आपने और विदेश क्षेत्र के 20 भी दिखा दिए। अब आप तो और आगे बढ़ती ही जा रही हो माता जी। 720 तीर्थंकर, तो ये कहाँ पर है 720 तीर्थंकर, तो ये भी अपन वंदना करेंगे, राइट। 24 तो अपन ने देख ही लिए, अपन जानते ही है। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, ऐसे ही अपन ने विदेश क्षेत्र के देखे। अभी विदेश क्षेत्र में भी विद्यमान 20 तीर्थंकर में से 4 ही देखे, बाकी 16 कहाँ पर होते हैं, तो उनको भी अपनी वंदना करनी है। वो पूरी बात हमको समझना है। और कल का हमारा क्वेश्चन था 170 जो तीर्थंकर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, राइट। आपने कभी सुना होगा कहीं कोई प्रतियोगिता होती है अथवा कहीं पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साथ यदि तीर्थंकर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो उसका आंसर आता है कि 170 तीर्थंकर एक साथ होते हैं। तो 170 तीर्थंकर जो एक साथ होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार हम आपको बता देते हैं कि जो 32 उपविदेय हैं तो उसके 32 उपविदेय में 32 क्या है, आर्यखंड है। अब आप गैस कीजिए कि हर एक आर्यखंड में एक एक तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, राइट। तो 32 आर्यखंड में कितने तीर्थंकर हो जाएंगे, 32 तीर्थंकर हो जाएंगे। उसी समय भरत क्षेत्र में भी तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, तो 33। और ऐरावत क्षेत्र के जो आर्यखंड है वहाँ तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, तो 34। तो आपने 170 में से कितने तीर्थंकर का जम्बूद्वीप में एक साथ जन्म हो सकता है, यानी एक साथ हो सकते हैं, तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में। और 32 जो उपविदेय है तो उसके जो 32 आर्यखंड है उसमें एक एक आर्यखंड में हर एक जगह एक एक तीर्थंकर का जन्म हो सकता है। तो 32 वो भरत क्षेत्र का एक और ऐरावत क्षेत्र का एक, तो 34 तीर्थंकर तो आपने जम्बूद्वीप में ही समझ लिए कि जम्बूद्वीप में यदि हर एक क्षेत्र में जहाँ जहाँ आर्यखंड है, कर्मभूमि का आर्यखंड है, वहाँ पे एक एक तीर्थंकर यदि हर एक क्षेत्र में हो गए तो 34 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। फाइन। अब 170 कैसे हुआ वो आप जब ड्राइव समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि 170 कैसे होता है। तो इतना आज अपना फिनिश हुआ। जम्बूद्वीप में 34 तीर्थंकरों का जन्म यदि हर एक क्षेत्र में एक एक तीर्थंकर एक साथ जन्म लेते हैं तो एक साथ
हर एक क्षेत्र के गिनेंगे तो 34 तीर्थंकर जम्बू द्वीप में एक साथ हो सकते हैं, और डाई द्वीप समझोगे तब आपको समझ में आएगा 170 तीर्थंकर एक साथ कैसे होता है। तो अब अपन आगे और समझेंगे, आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। 30-24 के 720 तीर्थंकर भी अपने को देखना है। ढाई द्वीप है, उसका ढाई द्वीप क्यों कहा गया है वो देखना है। फिर ये देखना है कि किस तरह से ढाई द्वीप के भी दो पोर्शन हुए। पंच मेरु में से अभी तो अपन ने एक ही मेरु देखा है, सुदर्शन मेरु, बाकी 4 मेरु होते कहाँ पर है उसको भी अपने को देखना है। बहुत सारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अभी अपना बाकी है, उसको आप देखते रहिए। आज इतना ही। आप लोगों को अभी तक जम्बूद्वीप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं, यदि कोई कन्फ्यूज़न है बार बार आप सुनिए। एक बार में यदि नहीं समझ में आता तो उसी बात को बार बार सुनने से हमारा वो जो टॉपिक होता है, वो चैप्टर होता है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हम बार बार रिवाइज भी कराते हैं, इसलिए आप बार बार सुन करके आप आराम से अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिससे हमको जैन होने पर खुशी हो कि हमारे तीर्थंकर भगवानों के थ्रू जो पूर्वाचार्यों के पास जो नॉलेज आया था, उन्होंने जंगल में रह के जो तपस्या करी थी, वो सब नॉलेज हमको इस तरह से प्राप्त हुआ और हमको वो सब चीज़ें समझ में आ गई। जो अभी तक हमने पूजा में अर्घ चढ़ाए थे, वो कहाँ पे बरक क्षेत्र के अर्घ, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के अर्घ, विद्यमान 20 तीर्थंकरों के अर्घ चढ़ाते थे। तो अब हमको एग्जैक्ट सिचुएशन समझ में आ गई कि वो एग्जैक्ट होते कहाँ पर है, जिससे हमारे भावों में विशुद्धि आएगी। जब पूजा करेंगे तो हमारी विशुद्धि और बढ़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि वो कहाँ पर है, राइट। तो इसलिए इसको बार बार सुन के अपने चैप्टर को क्लियर कीजिए। आज इतना ही, कल और अपन आगे ढाई द्वीप को समझेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जय बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की जय।